हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अगली क्लास जो कि अपेंडिक्स 1 चैप्टर की चौथी क्लास है। क्लास 4 ऑफ अपेंडिक्स 1 प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स। हम लोगों ने अभी प्रूफ्स के बारे में पढ़ा है पिछली क्लासेस में। तो एक ही छोटा सा टॉपिक बच गया था, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। ये लॉजिक से संबंधित है, तो इसको भी इस क्लास में कवर कर लेते हैं। इनफैक्ट इस क्लास को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम लोग नेगेशन के बारे में बातें करेंगे और पार्ट बी में थोड़ी सी एक्सरसाइजेज और कुछ रिवीजन कर लेंगे। तो नेगेशन क्या होता है, ये लॉजिक के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कई चीज़ों को नेगेशन के आधार पे भी प्रूव करते हैं। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, प्रतिवाद या खंडन, किसी सेंटेंस का ऑपोजिट उसको नेगेट करना, उसको नकारना नेगेशन कहलाता है। नोटेशन क्या होता है, अगर पी एक स्टेटमेंट है तो नेगेशन को नॉट पी कहते हैं और इसका ये डिनोटेड करते हैं हम लोग पी प्राइम। इसके आगे एक सिंगल कॉमा लगा के या इसको ऊपर बार भी लगाया जाता है कई बार। इसको नॉट पी कहते हैं, पी प्राइम कहते हैं। पी इज अ स्टेटमेंट, देन नॉट पी इज डिनोटेड एज पी प्राइम। एग्जाम्पल, पी है ही लिव्स इन दिल्ली, तो नेगेशन हो जाएगा नॉट पी, पी प्राइम। ही डज नॉट लिव इन दिल्ली, ये इसका नेगेशन हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है नेगेशन का। पी और नॉट पी के रूप में लिखा जाता है। पी का मतलब स्टेटमेंट हो गया और नॉट पी या पी प्राइम इसका नेगेशन हो गया। एग्जाम्पल हुआ। इसमें दो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं कि सेंटेंस, कोई स्टेटमेंट और उसका नेगेशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। मतलब देयर शुड बी नथिंग इन कॉमन, कि स्टेटमेंट और नेगेशन में कुछ भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए। आ स्टेटमेंट एट इट्स नेगेशन शुड हैव नथिंग इन कॉमन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं इसको। आइदर द स्टेटमेंट विल बी ट्रू और इट्स नेगेशन विल बी ट्रू, नॉट बोथ। एक बार में दोनों ही बातें सही नहीं हो सकती, तभी उसको प्रॉपर नेगेशन कहा जाएगा। ये तो हुआ पहला रूल नेगेशन का, ये हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली कंडीशन। दूसरा हुआ, आ स्टेटमेंट एंड इट्स नेगेशन टुगेदर शुड कवर ऑल द पॉसिबिलिटीज। एग्जॉस्टिवनेस, अर्थात अगर उस स्टेटमेंट को उसके नेगेशन के साथ मिला के पढ़ेंगे तो सभी संभावनाएं कवर हो जाएंगी, कुछ भी बचेगा नहीं, कोई भी पॉसिबिलिटी लेफ्ट आउट नहीं होनी चाहिए। व्हेन वी रीड द स्टेटमेंट एंड इट्स नेगेशन टुगेदर, अ स्टेटमेंट एंड इट्स नेगेशन टुगेदर शुड कवर ऑल द पॉसिबिलिटीज। और रूल 1 क्या था, अ स्टेटमेंट एंड इट्स नेगेशन शुड हैव नथिंग इन कॉमन। तो वही है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव सिनारियोज हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये टर्म कई बार आया है और आगे भी कई बार आएगा। तो अगर डायग्रामेटिकली दिखाएं तो ऑल पॉसिबिलिटीज आर कवर्ड बाई पी एंड पी प्राइम, देयर इज नो ओवरलैप। अगर वाइट बॉक्स में देखें पी है, स्टेटमेंट है, और ब्लैक बॉक्स में उसका नेगेशन है, तो इनमें कुछ भी ओवरलैप नहीं है। ब्लैक और वाइट पूरी तरह डिसजॉइंट है। देर इज़ नो कॉमन थिंग, देर इज़ नो कॉमन एरिया, देर इज़ नो ओवरलैप, और इनको मिला के सारी ही पॉसिबिलिटीज़ कवर हो जाती हैं। तो ये डायग्राम द्वारा इस तरह से दिखाया जा सकता है कि समझने के लिए है पी और पी प्राइम का एक्चुअल स्टेटस क्या होता है एक दूसरे के सापेक्ष। दे कवर ऑल द पॉसिबिलिटीज टुगेदर एंड दे हैव नथिंग इन कॉमन। तो ये याद रखिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सिनारियो होता है पी और पी प्राइम का। अब इसका एप्लीकेशन होता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी में। वैसे पहले तो क्लास 9th में भी शामिल थी शायद, एनसीईआरटी में या सीबीएसई में, और अभी भी इंटरनेशनल बोर्ड्स के अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी आई थिंक ये शुरू हो चुकी होती है क्लास 7th 8th में। तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है, आगे भी होगा। अब प्रोबेबिलिटी थ्योरी आनी तो है ही आगे पीछे कभी ना कभी, विशेष रूप से अगर कंपटीशन वाले बच्चे कुछ तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये कंसेप्ट वहाँ भी यूज़ होते हैं और इंटरनेशनल बोर्ड्स में आते हैं और आगे तो आने ही हैं, सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई। 10th के बाद तो झेलना ही है सब चीज़ों को। ठीक है, हाउ टू डू करेक्ट निगेशन। इसमें एक फंडा होता है, ऑल नन एटलीस्ट वन डुओ। ऑल नन एटलीस्ट वन। अगर किसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट में ऑल या नन, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्या होते हैं, जिनमें ऑल, एवरीवन, नन, ऑलवेज, ये इस तरह के एक्सट्रीम शब्द यूज़ होते हैं। जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं उनको एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो इनका करेक्ट निगेशन एटलीस्ट वन फ्रेज से किया जाता है। अर्थात यू कैन से कि ऑल का अपोजिट है एटलीस्ट वन और नन का भी अपोजिट है एटलीस्ट वन। इससे हम लोग एक विदाउट एनी कन्फ्यूज़न सही निगेशन पे पहुंचते हैं। अब ये इस रूल से हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आगे देखते हैं। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, कंसीडर द स्टेटमेंट्स।
अब एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑल फ्रूट्स इन द शॉप आर फ्रेश, दुकान के सभी फल ताज़े हैं, ये हुआ स्टेटमेंट पी। तो इसका एक नेगेशन ये होगा, कॉमनली हम क्या इसका कॉमनली भाषा में लोग नेगेशन कर बैठते हैं, ऑल फ्रूट्स इन द शॉप आर नॉट फ्रेश। ये गलत है, अभी देखते हैं क्यों गलत है। आपने इसका नेगेशन मान लो ऐसे किया कि चलो ऑल फ्रूट्स इन द शॉप आर फ्रेश, तो आपने किया ऑल फ्रूट्स इन द शॉप आर नॉट फ्रेश, ये कर लिया मान लो। इसका हिंदी अनुवाद होगा दुकान के सभी फल बासी हैं। इट एम्प्लाइज 100% फ्रूट्स आर स्टेल। अब यहाँ क्या गलती हो रही है देखिए, नॉट का सही इस्तेमाल नहीं किया है हमने, यहाँ गलती क्या हो रही है देखिए, स्टेटमेंट और उसका नेगेशन मिलकर सभी संभावनाओं को कवर कर लेना चाहिए। ये दो एक्सट्रीम सिचुएशंस हो गई कि एक तरफ दुकान के सभी फल ताज़े हैं और दूसरी तरफ दुकान के सभी फल बासी हैं। ये एक्सक्लूसिव तो है लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। वही जो रूल 2 है उसका वायोलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली 90% फ्रूट्स बीइंग फ्रेश इज नॉट कवर्ड बाय द स्टेटमेंट एंड द नेगेशन रेड टुगेदर। अगर आप इसके स्टेटमेंट और नेगेशन को साथ में पढ़ें ये, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी मिस हो रही है कि दुकान के हो सकता है केवल 90% फ्रूट्स फ्रेश हो या स्टेल हो। स्टेटमेंट कह रहा है ऑल फ्रूट्स आर फ्रेश, नेगेशन कह रहा है ऑल फ्रूट्स आर नॉट फ्रेश। तो ये सही नेगेशन नहीं हुआ। यहाँ पे भले ही एक्सक्लूसिविटी है लेकिन एग्जॉस्टिवनेस नहीं है। इन दो के अलावा भी एक संभावना बनती है कि दुकान के 90% फ्रूट्स फ्रेश हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली 90% फ्रूट्स बीइंग फ्रेश इज़ नॉट कवर्ड बाय द स्टेटमेंट एंड द नेगेशन रेड टुगेदर। तो ये दो एक्सट्रीम सिचुएशन ज़रूर हैं लेकिन ये एग्जॉस्टिव नहीं है। वही रूल 2 यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, इसलिए ये सही नेगेशन नहीं हुआ। चलिए एक और नेगेशन देखते हैं। नेगेशन 2, नॉट ऑल फ्रूट्स इन द शॉप आर फ्रेश। हिंदी कहेंगे ऐसा नहीं है कि दुकान के सभी फल ताज़े हैं। ये ठीक तो है लेकिन ये सुनने में ऐसा लग रहा है इसमें एक बायस है। साउंड्स एज इफ मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर फ्रेश। सुनने में लग रहा है कि नॉट ऑल फ्रूट्स आर फ्रेश। ऐसा लग रहा है इम्प्लाइड एक है कि मानो कि मैक्सिमम फ्रूट्स फ्रेश हैं लेकिन सारे फ्रेश तो नहीं हैं। तो इसमें एक छुपा हुआ बायस है, क्योंकि बोलने का जो तरीका होता है, जिन शब्दों पे हम थोड़ा फोनेटिक स्ट्रेस देते हैं उससे एम्फेसिस या आशय इंटेंडेड मीनिंग पे प्रभाव पड़ता है। ये लैंग्वेज की स्पेशलिटी है। इसलिए नेगेशन 2 भले ही करेक्ट है लेकिन बहुत परफेक्ट नहीं है। इसमें एक सुनने में एक बायस जैसा लग रहा है। करेक्ट बट साउंड्स एज इफ मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेश। फोनेटिक स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, एक्सेंट नहीं। एक्सेंट तो नेचुरल होता है। फोनेटिक स्ट्रेस आप जो जानबूझ के किसी शब्द पे जोर देते हैं उससे उसके आशय या उसके इंटेंडेड मीनिंग पे असर पड़ता है। तो अगर आप इसको बोलोगे नॉट ऑल फ्रूट्स इन द शॉप आर फ्रेश, तो नॉट ऑल पे अगर वो आता है, स्ट्रेस आता है बोलने का, तो इससे इसका मीनिंग ऐसा लग रहा है कि चलो सारे नहीं है लेकिन बहुत सारे, ज़्यादातर 90% से ऊपर या मे बी 80% से ऊपर फ्रेश हैं। इससे भी अच्छा एक नेगेशन पॉसिबल है। देखिए, अ बेटर नेगेशन इज पॉसिबल। नेगेशन 3, एटलीस्ट 1 फ्रूट इन द शॉप इज नॉट फ्रेश। ये बढ़िया हुआ, इसमें कोई भी बायस नहीं है। एटलीस्ट 1 फ्रूट इन द शॉप इज नॉट फ्रेश, ये परफेक्ट नेगेशन हुआ क्योंकि स्टेटमेंट था ऑल फ्रूट्स इन द शॉप आर फ्रेश, और इसका यही सही नेगेशन होगा क्योंकि ऑल का ऑपोजिट होता है एटलीस्ट 1। जब आप एटलीस्ट 1 फ्रेज लगाते हो तो बहुत ही परफेक्ट नेगेशन निकल के आता है। ये दोनों ही एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो गए, स्टेटमेंट एंड इट्स नेगेशन, और कोई एम्बिगुइटी नहीं है, कोई अपेरेंट बायस भी सुनने में नहीं नज़र आ रहा। तो स्टेटमेंट क्या था? ऑल फ्रूट्स आर फ्रेश। इसका परफेक्ट नेगेशन, करेक्ट नेगेशन होगा एटलीस्ट 1 फ्रूट इन द शॉप इज़ नॉट फ्रेश। इसको ध्यान से पढ़िए, ये रूल एकदम याद रहना चाहिए कि सही नेगेशन एटलीस्ट 1 फ्रेज के साथ होता है। ये बहुत यूज़ होगा आगे जाके। जहाँ भी ऑल या नन वाले स्टेटमेंट को अपोज करना हो, निगेट करना हो, तो एटलीस्ट 1 का इस्तेमाल करें। नॉट के चक्कर में ना पड़ें, नॉट से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे हमने देखा कि नेगेशन 1 और 2 थोड़े से भ्रामक थे। नेगेशन 1 तो गलत ही था, नेगेशन 2 सही होने के बावजूद थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था। तो बेस्ट नेगेशन होगा एटलीस्ट 1 के प्रयोग से आप करेंगे। नेगेशन का ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखें। आगे देखते हैं एग्जाम्पल स्टेटमेंट। अगर हम मैथमेटिकल टॉपिक उठाएं तो द इक्वेशन, कोई इक्वेशन दी हुई है ax + by + c = 0 हैज़ नो सोल्यूशन इन रैशनल नंबर्स। मतलब नो सोल्यूशन का मतलब वो नन सोल्यूशन।
तो सही इसका नेगेशन क्या होगा, एटलीस्ट वन। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन द रैशनल नंबर्स। इसके सिंटैक्स पे ध्यान दें, ये सवालों में कई बार आता है। कई बार आपको अपोजिट मान के चलना होता है, जो कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड था कि चलो मान लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सोल्यूशन, तो आपको नेगेशन मान के चलना होगा। नेगेशन गलत होने का मतलब ये हुआ कि वो स्टेटमेंट सही हो गया। जो हमने देखा था P इम्प्लाइज Q और नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, तो उसी फ्लो में हम लोग को नेगेशन पढ़ना था। और ये इसका एग्जाम्पल है मैथमेटिकल सवालों में किस तरह नेगेशन का इस्तेमाल होता है। ऊपर के जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल था, ये तो एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन हो गया। जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग। अब मैथमेटिकली प्योरली इस चैप्टर से ही संबंधित मैथमेटिक्स कैसे इसमें वर्क करती है। स्टेटमेंट हुआ द इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, तो नेगेशन हुआ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन रैशनल नंबर्स। आइदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और इट्स नेगेशन नॉट बोथ। ये ध्यान रखें, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या नेगेशन, एक बार में एक ही चीज़ ट्रू होगी, कोई ओवरलैप नहीं होता। रूल वन, ना तो कोई ओवरलैप होगा रूल वन और रूल टू। स्टेटमेंट एंड इट्स नेगेशन रेड टुगेदर विल कवर ऑल द पॉसिबिलिटीज। सभी संभावनाएं कवर हो जाएंगी यदि कथन और उसके नेगेशन या खंडन को एक साथ पढ़ा जाए। एक होमवर्क है, ट्रू फॉल्स कीजिए। पहले तो ट्रू फॉल्स कीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन कीजिए नेगेशन के कंसेप्ट से। द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू वन हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन इन नेचुरल नंबर्स। पहले तो बताएं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, फिर नेगेशन के कंसेप्ट के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करें, इसका प्रूफ भी दें। सिर्फ ट्रू फॉल्स टिक नहीं करें, इसकी व्याख्या भी करें। हिंट दिया है जो पिछला क्लास किया था हम लोगों ने चैप्टर 4 का, लास्ट क्लास ऑफ चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या था, हाँ चैप्टर 4 का जो पिछला क्लास था उसमें हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझा था कि इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं नहीं होते हैं। हमने लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल के कई सारे सॉल्यूशंस को विभिन्न कैटेगरीज ऑफ नंबर्स में पढ़ा था कि रियल नंबर, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर में सॉल्यूशन होते हैं कि नहीं होते हैं। वो आप क्लास रिवाइज कीजिए, लास्ट क्लास ऑफ चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। उसके आधार पे इस स्टेटमेंट को पहले ट्रू फॉल्स बताइए, फिर इसकी व्याख्या भी दीजिए नेगेशन के कंसेप्ट के इस्तेमाल से, जो हमने अभी भी सीखा है। नेक्स्ट, अब ये एक टॉपिक होता है सेट थ्योरी, आगे आएगा, और वेन डायग्राम। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो अक्सर इन चीज़ों से रूबरू होंगे, तो वहाँ भी ये नेगेशन के कंसेप्ट को सेट थ्योरी और वेन डायग्राम के माध्यम से समझाया जाता है। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल एक बस बताना है कि ये चीज़ें सेट थ्योरी के साथ भी आती हैं। लॉजिक और सेट थ्योरी का काफ़ी गहरा रिलेशन है। वेन डायग्राम से चीज़ें और समझाई जाती हैं, जिसको आगे हम लोग जब सेट थ्योरी पढ़ेंगे इन हायर क्लासेस तब डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे वी कैन टेक अ ब्रेक, और इसके बाद क्लास का अगला पार्ट शुरू होगा जिसमें हम लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे और एक्सपेरिमेंटल तरीके के एक दो असाइनमेंट्स भी करेंगे। ओके, कंटिन्यू करते हैं। क्लास 4 पार्ट बी। पार्ट ए में हमने नेगेशन का कंसेप्ट सीखा, पार्ट बी में थोड़ी सी वर्किंग कर ली जाए, वही एक्सपेरिमेंटल वाला जो करते हैं हम लोग काम अपनी समझ को और अच्छा बनाने के लिए। तो एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है एक्सरसाइज A 1.4 पेज नंबर 185। इसी जो अध्याय में एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 185 पे, उसमें क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन 1 6 पार्ट, उसमें एक स्टेटमेंट को आपको काउंटर एग्जाम्पल द्वारा प्रूव या डिसप्रूव करना है। तो स्टेटमेंट है, अब इस पर हम लोग कैसे अपनी एक्सपेरिमेंटल वर्किंग से चलेंगे और अपनी लर्निंग को और अच्छा होलिस्टिक तरीके से गहरा करेंगे। स्टेटमेंट है n² माइनस n प्लस 41 इज अ प्राइम नंबर फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। चलिए इस सवाल की थोड़ी चीरफाड़ करते हैं और अपनी मैथमेटिकल लेबोरेटरी में इससे और चीज़ें समझते हैं। किताब में जो दिया वो तो आपको सिर्फ डिसप्रूव करना है एक काउंटर एग्जाम्पल निकाल के। तो मैंने कहा कि डिसप्रूव क्या करना है, इसको आगे थोड़ा और समझा जाए, इसको और डेवलप करते हैं, एक्सपेरिमेंटली इससे खेलते हैं। देखिए क्या करेंगे इसमें। पहला काम कीजिए, टेस्ट कीजिए, यूज़ कैलकुलेटर और MS एक्सेल। इस एक्सप्रेशन को आप 1 से लेकर 40 तक की नेचुरल नंबर से टेस्ट करें। टेस्ट विद n इक्वल टू 1 2 3। ये लंबा समय लेगा, लंबा असाइनमेंट है, ठीक है, स्कूल में तो बहुत टाइम होता है। इनफैक्ट ये सब चीज़ें करने के लिए स्कूल से अच्छा समय मिलेगा नहीं आपको। स्कूल डेज़ के बाद फिर तो बहुत चीज़ें तेज़ी से आएंगी और ख़त्म करनी होंगी। तो बेटर है अभी समय का सदुपयोग करें और लर्निंग को अभी ही इतनी ऑर्गेनिक कर लें कि आगे जाके कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और मेहनत करने से डर ना लगे। यूज़ कैलकुलेटर और MS एक्सेल, यहाँ पे टेस्ट करना है आपको। n की वैल्यू 1 2 3 से लेकर 40 तक रखिए और देखिए क्या नंबर आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक टेबल बनाई है
यू विल फाइंड दैट फॉर n इज इक्वल टू 41 42 ये कॉम्पोजिट आ जाता है। एक टेबल बनाई है मैंने, n की वैल्यू ये है, फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड कॉलम में ये नंबर, इसको मैंने a लिख दिया है, कैपिटल A, n स्क्वायर माइनस n प्लस 41। जब n की वैल्यू 1 रखी तो a आ गया 41 जो कि प्राइम है, 2 रखने पे भी प्राइम आया, 3 पे भी प्राइम आया, 4 पे भी प्राइम आया, 5 पे प्राइम आया। भाई सवाल ऐसे ही नहीं बना है, सवाल कह रहा है कि वो प्राइम है, बताओ या नहीं है, डिस्प्रूव करो। अभी तक जो हम जितने भी टेस्ट कर रहे हैं 7 8 तक आगे 9 10 तक भी ये सब प्राइम आता जा रहा है। देखिए ये सारे प्राइम नंबर्स हैं सेकंड कॉलम में, 97 प्राइम होता है, 113 प्राइम है, 131 प्राइम है। लेकिन आगे तक कीजिए, 40 42 तक कीजिए, एक्सेल का यूज़ कीजिए या कैलकुलेटर का। टेस्ट करना क्या है, 1 से लेकर 40 तक टेस्ट करना है और पता करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 ये आता है प्राइम या कॉम्पोजिट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। देखिए इसको मैंने a कह दिया, इस नंबर को n स्क्वायर माइनस n प्लस 41, इसको a कह दिया, a है। अब मैंने n स्क्वायर माइनस n में से n कॉमन ले लिया तो आगे n इंटू n माइनस 1 प्लस 41। अब ध्यान से दीजिए, देखिए कि अगर n इंटू एन माइनस 1 41 का मल्टीपल हो जाए तो जो ये एक्सप्रेशन है, जो संख्या a है, ये 41 से डिविजिबल हो जाएगा, 41 कॉमन निकाल आएगा। देखें क्यों, देखिए अगर n इंटू एन प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 41, लेट से n इंटू एन माइनस 1 हो गया 41k फॉर सम नेचुरल नंबर k, देन a हो जाएगा, a तो यही था n माइनस 1 प्लस 41, इसकी जगह रखा आपने 41k प्लस 41 कॉमन ले लिया तो 41 इंटू के प्लस 1 आ गया। क्लियर है, a इज अ मल्टीपल ऑफ 41 अर्थात a एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया, यानी n माइनस 1 जब भी 41 का मल्टीपल होगा ये संख्या एक्सप्रेशन जो गिवन एक्सप्रेशन है, इसको हम कैपिटल A कह रहे हैं, ये एक कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा क्योंकि 41 से डिवाइड हो गया। कोई भी संख्या जो किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए खुद के अलावा वो कॉम्पोजिट होती है। अब देखें कि n माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 41 व्हेन आइदर n और n माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 41। ध्यान दें n और n माइनस 1 दो क्रमागत संख्याएं हैं। अब इनका गुणनफल अगर 41 से डिवाइड हो रहा है अर्थात इनमें से कोई एक ही संख्या, कोई एग्जैक्टली एक ही 41 से डिवाइड होगी, या तो n डिवाइड हो रहा होगा या n माइनस 1 डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि दो क्रमागत संख्याओं में कुछ कॉमन तो फैक्टर होता नहीं है एक्सेप्ट 1। तो नोट दैट n इंटू एन माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 41 व्हेन आइदर n और n माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 41। क्लियरली टू कंसेक्यूटिव नंबर्स डोंट हैव ए कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। तो यहां से कंक्लूजन निकाला हमने, अभी तक क्या निकाला, देखिए इफ n और n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 41 देन दिस एक्सप्रेशन इज अ कॉम्पोजिट नंबर, जो आपके प्रश्न में दिया है n स्क्वायर माइनस n प्लस 41। इसको और कैसे लिखा जाएगा, अगर n 41m या 41m प्लस 1 के फॉर्म का है तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। भाई 41m क्या हुआ, 41 का मल्टीपल, और 41m प्लस 1 क्या हुआ, मतलब इट शोज दैट n माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 41। तो इसी बात को कहने का दूसरा तरीका है, पहले लिखा कंक्लूजन क्या, इफ n और n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 41 देन n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 इज कॉम्पोजिट। उसी बात को लिखेंगे फिर से, इफ n इज इक्वल टू 41m या 41m प्लस 1 के फॉर्म का तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 इज कॉम्पोजिट। अब टेस्ट कीजिए इसको, n की वैल्यूज रखिए 41 42 82 83, जब आप रखेंगे तो आपको कॉम्पोजिट नंबर ही प्राप्त होगा, क्योंकि हमने भी प्रूफ किया ऊपर। ऐसा क्यों होता है, अब आगे देखिए इस सिंपल सी चीज़ को घुमा के कैसे लिखते हैं और जटिल क्वेश्चन कैसे बनते हैं IIT के। देखिए एडवांस पैराफ्रेजिंग, किसी चीज़ को घुमा के लिखना, दूसरे शब्दों में लिखना, एडवांस पैराफ्रेजिंग अलर्ट फॉर IIT कैट IAS ओलंपियाड इत्यादि एग्जाम्स के लिए अलर्ट। ये सिंपल सी चीज़ को कैसे घुमा के जटिल प्रश्न बनाया जाता है
देखते हैं कैसे बनता है। एडवांस पैराफ्रेजिंग फॉर IIT कैट IAS ओलंपियाड अलर्ट। देखिए कैसे ऐसे सवाल लिखा जाएगा घुमा के। सवाल लिखा जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 इज कॉम्पोजिट इफ n लीव्स रिमाइंडर एट मोस्ट 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 41। देखो अगर n या n माइनस 1 में से कोई भी एक 41 का मल्टीपल हुआ, अगर n 41 का मल्टीपल है तो 41 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 0। और अगर n माइनस 1 41 का मल्टीपल है तो n को 41 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो n को 41 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया या तो 0 या 1, वही लिखा हुआ है एट मोस्ट 1। उसी बात को रिमाइंडर के शब्दों में, जब रिमाइंडर की बात आती है ना तब चीज़ें अपने आप जटिल हो जाती हैं, क्योंकि रिमाइंडर डिवीज़न ये चीज़ें जल्दी गले से उतरती नहीं हैं और यहीं पे सवाल जटिल किए जाते हैं सिर्फ भाषा के खेल से। मैंने सिखाया था ना सुपीरियर क्वेश्चन वो होते हैं जहाँ पे अंकों का इस्तेमाल कम किया जाए और भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। ग्रामर में उलझाया जाएगा आपको, गणित तो बाद में आएगी, पहले सवाल समझो फिर उसके अंदर की छुपी मैथमेटिक्स को वर्कआउट करो। 2 लेयर होती हैं, लेयर्ड क्वेश्चन होते हैं। अब इनको एडवांस पैराफ्रेजिंग कैसे की जाएगी क्वेश्चंस की, ऐसे की जाएगी n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 इज कॉम्पोजिट इफ n लीव्स रिमाइंडर एट मोस्ट 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 41। ये क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, वही जो ऊपर वर्किंग हुई है उसका दूसरा रूप है बस। ये एक्सपेरिमेंटल क्लास का यही ऑब्जेक्टिव है कि आपको सवालों को घुमाना भी सिखाया जाए, कैसे सवाल बनते हैं। अब आगे एक्सरसाइज है थिंक लाइक मैथमेटिशियन। थिंक लाइक मैथमेटिशियन, थोड़ा रिसर्च वाली काम कर लिया जाए। व्हाट इफ 41 डू नॉट डिवाइड n और n माइनस 1। अभी देखा हमने अगर 41 n और n माइनस 1 को डिवाइड करता है तब तो ये संख्या कॉम्पोजिट आ रही थी, यही संख्या चल रही है n स्क्वायर माइनस n प्लस 41, ये एक्सप्रेशन चल रहा है। अब अगर 41 डज नॉट डिवाइड n और n माइनस 1 तब क्या होता है। चलो टेस्टिंग करते हैं, टेबल बनाते हैं। एक टेबल बनाई है, टेस्टिंग की जाए। जब n और n माइनस 1 कुछ इस प्रकार हों कि 41 से डिवाइड ना हो रहे हों तब n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 का नेचर क्या होता है। देखो n अगर 1 है तो n माइनस 1 0 है, पहले कॉलम में n की वैल्यू है, दूसरे कॉलम में n माइनस 1 की वैल्यू है। और ध्यान से देखो ये n और n माइनस 1 की कोई भी वैल्यू 41 से डिवाइड नहीं हो रही है। उस दशा में n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 क्या आया है, ये प्राइम आ गया ना। ये जो नंबर आ रहे हैं ये प्राइम आ गए, अर्थात जब n और n माइनस 1 फिलहाल टेस्टिंग में, इतनी टेस्टिंग में 41 से डिवाइड ना हो तो ये एक्सप्रेशन प्राइम नंबर आ गया है। सवाल यूं ही नहीं दिया हुआ है, सवाल का कुछ मतलब है, डीपर मीनिंग है। आगे टेस्टिंग करते हैं। अब क्या करना है, अब कॉन्जेक्चर। इस काम को इस वर्किंग को देख के क्या हम एक कंजेक्चर क्लेम कर सकते हैं। इफ 41 डज नॉट डिवाइड n और n माइनस 1 देन n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 इज अ प्राइम नंबर। क्या ये कॉन्जेक्चर का दावा किया जा सकता है। पहले डेटा का टेस्टिंग किया, फिर कॉन्जेक्चर की तरफ अभी हम जा रहे हैं, अभी क्लेम नहीं किया है। कॉन्जेक्चर क्लेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। टेस्ट विद मोर डेटा सेट, यूज कैलकुलेटर और MS एक्सेल। और ज़्यादा डेटा के साथ इसको टेस्ट करो क्या होता है। इस एक्सप्रेशन को, ये टेबल जो मैंने बनाई है ऊपर 10 तक बनाई है, आप 100 तक बनाओ। यूज एक्सेल, और अगर प्राइमैलिटी चेक कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर से तो इन नंबर्स की प्राइमैलिटी चेक कीजिए, प्राइम है कॉम्पोजिट है। यही तो है, यही खेल है, यही तो एक्सपेरिमेंट है, ये लेबोरेटरी मैथ्स की। कैन वी मेक अ कॉन्जेक्चर इफ 41 डू नॉट डिवाइड n और n माइनस 1 देन n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 इज अ प्राइम नंबर। टेस्ट विद मोर डेटा सेट, यूज कैलकुलेटर MS एक्सेल। इज इट ट्रू फॉर ए लार्ज डेटा सेट। अगर काफ़ी बड़े डेटा सेट तक ट्रू आ रहा है तो शायद एक उम्मीद जगे कि यार हो ना हो ये प्राइम नंबर होना चाहिए हमेशा। कोई बात नहीं, अब आगे कोई अगर इसको प्रूव कर ले जाओ, हो सकता है कि आपका डेटा टेस्ट अच्छे खासे नंबर्स तक ऐसा आ जाए कि प्राइम ही आ रहा हो। और बाद में अगर आप कभी प्रूव कर ले जाओ तो ये आपकी एक सेल्फ मेड थ्योरम बन जाएगी। कहते हैं ना हैंडमेड, होम मेड थ्योरम। किताब की थ्योरम के अतिरिक्त जाके आपने अपनी एक थ्योरम बना ली। हो सकता है अगर आप कर ले जाओ तो, आई डोंट नो, मैंने तो नहीं किया है।
टेस्टिंग करो, खेलो, यही तो खेल है, यही तो एक्सपेरिमेंट है मैथ्स का। मैंने तो नहीं किया है, मैं कह रहा हूँ आप लोग वर्कआउट करो इसको एक्सेल के इस्तेमाल से, कुछ ना कुछ निकलेगा शायद। अगर प्रूव कर लिया फिर तो बहुत ही अच्छी बात होगी, वो तो एक्सेलेंट होगा, फिर तो एकदम एकदम आपका कॉन्सेप्ट डीपली क्लियर है इसका मतलब। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राइज क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, इसी में कर लेते हैं लगे हाथों। Find a prime number p such that product of any three consecutive even natural numbers is divisible by p square minus 1। एक ऐसी प्राइम संख्या ढूंढ के दिखाओ कि किन्हीं भी तीन क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा पी स्क्वायर माइनस 1 से भाज्य होता हो, डिवाइड होता हो, एंड प्रूव दिस डिविजिबिलिटी रूल। सो टू से हिंट है थ्योरम ए 1.3 क्लास 03। पिछले क्लास में हम लोगों ने थ्योरम ए 1.3 पर डिस्कशन किया था और एंड में एक लेग छोड़ दिया था, एक होमवर्क दिया था, उसी से क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। फाइंड ए प्राइम नंबर p सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाई p स्क्वायर माइनस 1 एंड प्रूव दिस डिविजिबिलिटी रूल। हिंट है थ्योरम ए 1.3 क्लास 03। उस क्लास को देखें और इस प्राइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उस क्लास से ही बात निकलेगी, वहीं पे हिंट है, छुपा हुआ है। थ्योरम को ही घुमा के ये सवाल बनाया गया है। नेक्स्ट इज मैजिक ट्रिक्स। इस चैप्टर के कंक्लूजन में हम लोग हैं, लास्ट में देखिएगा समरी में दिया हुआ है क्वेश्चन एक्सरसाइज में। मैजिक ट्रिक्स एक्सरसाइज में जो आपको क्वेश्चन 7 दिया, वो एक न्यूमेरिकल मैजिक की बात इसमें हो रही है कि आपके फ्रेंड्स कई बार जो अंकों के जादू करते हैं, ये नंबर लो, उसको दुगना कर दो, 5 जोड़ दो, 6 घटा दो, फिर देखो एंड में कितना आया, मुझे पता है कितना आया। वो जो अंकों का जादू होता है, जादू वादू कुछ नहीं होता। देखो विज्ञान और अलजेब्रा के इस्तेमाल से आप सभी मैजिक ट्रिक्स को डिकोड कर सकते हो और समझ सकते हो, फिर जादू नहीं रह जाएगा। तो अननोन, जो फियर ऑफ अननोन होता है, वो मैजिक होता है। एक बार आप समझ जाओगे, यूज अलजेब्रा लाइक साइंस टू डीमिस्टिफाई द मैजिक ऑफ नंबर्स। अब 7-1 जो है ना, चूज अ नंबर, डबल इट, ऐड 9, ऐड टू ओरिजिनल नंबर, डिवाइडेड बाई 3, ऐड 4, सब्ट्रैक्ट योर नंबर, योर आंसर इज 7। ये ट्रिक्स की जाती हैं कई बार, क्लासेस में बच्चे करते हैं। तो वही मैंने कहा, यूज अलजेब्रा। अलजेब्रा के प्रयोग से आप बड़े बड़े रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं। साइंस और फिजिक्स के हायर लेवल के कंसेप्ट्स भी अलजेब्रा के इस्तेमाल से समझे जाते हैं। तो मैजिक, ये तो छोटी मोटी मैजिक ट्रिक्स हैं। यूज अलजेब्रा लाइक साइंस टू डीमिस्टिफाई द मैजिक ऑफ नंबर्स। अंकों के जादू का रहस्य समझने के लिए अलजेब्रा का इस्तेमाल करें, जैसे आप अदरवाइज मैजिक ट्रिक्स को समझने के लिए साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। ये आग वाग लगती है, कोई केमिकल होता है, हाथ से वो पानी निकाल देते हैं, कुछ कुछ करके। तो अलजेब्रा का इस्तेमाल करें अंकों के जादू को समझने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन 7-1 पेज नंबर 185 का अलजेब्राइक डिक्रिप्शन दिया हुआ है, इसको नोट कर लें चाहे तो। वही जो है कि 7 कैसे आया नंबर, ये 7 का क्वेश्चन 7 का पार्ट 1 जो है चूज ए नंबर वाला, उसका अलजेब्राइक डिक्रिप्शन, उसका भेद ये रहा, इसको नोट कर लें। x से पहले 2x किया, फिर 2x में 9 जोड़ दिया, फिर 2x + 9 में वही नंबर x जोड़ दिया, 3x + 9 हो गया, फिर उसको 3 से भाग दिया, x + 3 आ गया, फिर 4 जोड़ दिया, x + 7 आ गया, और उसमें मूल अंक x घटा दिया तो 7 आ गया, बिंगो। तो ये इस मैथमेटिकल मैजिक का अलजेब्राइक डिक्रिप्शन है। आगे अंत में लास्ट लेग, लिमिटेशन ऑफ मैथ्स प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ्स। एक महान गणितज्ञ और लॉजिशियन रहे कर्ट गोडल। इन्होंने एक थ्योरम दी थी, इनकम्प्लीटनेस थ्योरम। नॉट एवरीथिंग कैन बी प्रूव्ड। गणित में सब कुछ सिद्ध नहीं किया जा सकता। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको कभी भी सिद्ध या मैथमेटिकल प्रूफ या रिगरस प्रूफ द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता। हमें इन्हें यूं ही मानना पड़ेगा। ये सिद्धांत, ये थ्योरम गोडल ने दी थी। इनको ग्रेटेस्ट लॉजिशियन कहा जाता है सिंस एरिस्टोटल। लॉजिशियन अर्थात तर्कविद या तर्कशास्त्री। इन्होंने कहा था गणित में हमेशा एक सिस्टम ऐसा होगा, कोई भी सिस्टम मैथ्स का लें, कुछ कथन ऐसे रह जाएंगे, ऐसे छूट जाएंगे जिनको सिद्ध नहीं किया जा सकेगा। ये काफ़ी शॉकिंग डिस्कवरी थी। बड़े बड़े गणितज्ञ हैरान रह गए थे इस थ्योरम से। और गोडल की इनकम्प्लीटनेस थ्योरम कहा जाता है इसको। मैथमेटिक्स का एक इनहेरेंट डिफेक्ट या कमी भी कहा जाता है। अब देखिए, जैसे एक्सियम्स होते हैं, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स होते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, इन्हें प्रूव नहीं किया जा सकता।
एक्सियम्स के आधार पे पूरी दुनिया जहान की गणित बनती है, लेकिन एक्सियम्स खुद में प्रूवेबल नहीं होते हैं, अनप्रूवेबली ट्रू कहा जाता है। अनप्रूवेबली ट्रू, ऐसे सत्य कथन जिनको सिद्ध ना किया जा सके, ये गोडल ने प्रूव किया था, ये इनकम्प्लीटनेस थ्योरम दिया था। इस कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आपको, मैन हु ब्रोक मैथ। एक यूट्यूब पे अच्छा सा वीडियो देखिएगा आप लोग, गोडल पे ही है, गोडल की थ्योरम पे ही है, मैन हु ब्रोक मैथ। ओके फाइन, ये क्लास यहाँ समाप्त होता है और ये चैप्टर अपेंडिक्स 1 प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स भी यहाँ समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपकी क्लास 9 के चैप्टर्स लगभग आधे समाप्त हो गए हैं, तो वी विल होल्ड सम मिड पॉइंट टॉक, मतलब अब तक जो पढ़ा उसको थोड़ा सा समअप कर लेंगे, और आगे वाले चैप्टर थोड़े से टेक्निकल हैं और एप्लीकेशन ओरिएंटेड हैं, तो उनके लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या हो, टेक्निक्स क्या हो, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल ये चैप्टर जो एक अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1 प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग एक डिस्कशन करेंगे मिड पॉइंट टॉक। टिल देन, गुड बाय।